अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। G20 समिट अभी रिसेंटली हुई है 2022 की, और मैंने सोचा इसके ऊपर आपसे बात करें कि बेसिकली ये G20 समिट है क्या, और 2023 के लिए इंडिया को भी इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है। और पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम कहाँ खड़ी है, और इस वक्त हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के साथ तो हम कहाँ खड़े हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल कंटेंट है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनइंटरप्टेड वीडियो मिलती रहे, और आप इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि इसके अंदर मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो पाकिस्तान की लेकिंग है इकोनॉमी के अंदर, और इंडिया कहां पे सही जा रहा है जिसकी वजह से वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमीज में काउंट होता है। लेट्स डिस्कस द G20। सबसे पहले G20 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। पहले मैं G20 जो है वो बेसिकली 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपीय यूनियन के साथ कंपाइल होके बनता है G20 कंट्रीज। ये 19 वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में काउंट होती हैं। 80 to 90% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, मतलब पूरी दुनिया की जो 80 to 90% जो प्रोडक्ट्स है वो इन कंट्रीज से बनती हैं। G20 जो बनाया गया है वो बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी और इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं वो बैठ के इसके ऊपर फोकस करती हैं कि जो हॉट टॉपिक है, जो हॉट इशू है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क पड़ सकता है, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि G7 क्या है। दूसरी तरफ G7 जो है वो बेसिकली पॉलिटिकली और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दुनिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो G20 कंट्रीज से बिलोंग करती है, और उसके साथ साथ दुनिया का जो 60% लैंड एरिया है वो भी G20 से बिलोंग करता है। G20 के अंदर जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशनल बेस होती है। जो अभी लास्ट जो 2022 का होस्टिंग थी वो इंडोनेशिया के पास थी, और इंडोनेशिया जो है वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो G20 का मेंबर है। और जो 2023 के होस्टिंग राइट्स हैं और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं हमारे अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जो इस वक्त डिफॉल्ट का रिस्क है वो ऑलमोस्ट 75% इंक्रीज हो गया। इसमें सबसे बड़ी चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको ऊपर पॉपअप में दिख रही होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां पे नहीं होगी तो वहां पे इशू होगा। और पाकिस्तान की जो क्राइसिस है वो श्रीलंका से भी ज्यादा होंगे, खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डिफॉल्ट होता है। व्यूअर्स जिनका इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं है उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली डेप्ट होता क्या है और डिफॉल्ट होता क्या है। डिफॉल्ट का मतलब ये कि जब आपके पास अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए नहीं हो, यू हैव जीरो अमाउंट, वहां पे आपका कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है। और डिफॉल्ट के बाद होता क्या है वो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डिफॉल्ट के बाद सबसे पहली चीज होती है मैसिव करेंसी डिवैल्यूएशन, ठीक है, जिसके छोटे छोटे झटके हमने अभी देखे हैं कि डॉलर किस तरीके से जंप करता हुआ गया है। ठीक है, आपकी जो करेंसी होती है उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है और बड़े मैसिव लेवल पे होती है। फिर होता है हैवी स्पेंडिंग ऑन कट एंड लोअर द सैलरी, मतलब आपकी जो सैलरीज है या तो वो बहुत ज्यादा कट होती हैं या बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं। गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी तरीका ये होता है डिफॉल्ट में कि वो टैक्सेस पे टैक्सेस इंक्रीज करते जाते हैं, जो हमने पिछले 5-6 महीने में देखा कि किस तरीके से सुपर टैक्स या दूसरे टैक्सेस के नाम से गवर्नमेंट ने आम आवाम के ऊपर इंपोज किया। और उसके ऊपर मैंने सुपर टैक्स के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाई थी, वो आपको ऊपर पॉपअप में दिख रही होगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो एसेट पोजेशन, मतलब ये है कि जो आपके गवर्नमेंट के असासे होते हैं उनको गिरवी कर दिया जाता है, ठीक है, जो करंटली हो रहा है चीजें, ठीक है वो, और ये बहुत पहले से चल रही है। तो ये डिफॉल्ट की तरफ इंडिकेटर्स हैं। और उसके बाद फाइनली एक चीज आती है कि आपको आगे आगे आने वाले टाइम में कोई लोन्स नहीं मिलते, जो बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होता है पाकिस्तान जैसे कंट्री। अब बात करते हैं कि इसाक डार पाकिस्तान में आ गए, उसके बाद इकोनॉमी को तो बड़ा बूस्ट लगना था और बड़ी दूध की नहरें बनी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो आपने नहीं देखी तो आप ऊपर देख सकते हैं, आपको पॉपअप में दिख रही होगी कि इसाक डार आके क्या होगा। लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, न्यूज पे हेडलाइंस छप गई थी कि डार आ गया, डॉलर डर गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि अगले नेक्स्ट 1 साल 2 साल तक भी अगर ये गवर्नमेंट रह जाती है तो इकोनॉमिक कंडीशन है उस हिसाब से पाकिस्तान का जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ सकती जब तक नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। जो कि एक ही रास्ता है वो ये है कि इलेक्शन हो और फ्री फेयर इलेक्शन हो, जिससे समहाउ चांसेस हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। पहली चीज आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जब भी इनसे बात करो या कुछ हो या इस तरह की कोई टर्मोइल सिचुएशन आती है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले आगे कहते हैं जी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले आपकी नजर में होते क्या है मैं आपको बताता हूं। मुश्किल फैसले ये लोग क्या सोचते हैं, मुश्किल फैसले ये सोचते हैं कि जी आम आवाम आप पे मुझ पे टैक्स लगा दो। मिसाल ले लें एक आटे की शॉप की, परचून वाली दुकान की, आप मिसाल ले लें एक पेट्रोल पंप की। आप आम बंदे को भी पूछ लें, आप चले जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, आम बंदे से भी पूछें कि यार मईशत का क्या हाल है, तो वो आपको बताएगा पेट्रोल लेते हुए कि प्राइस अब क्या है, उसको पता चल जाएगा,
ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है और इस वक्त हम कहां पे फंसे हुए हैं, ठीक है, कितना हम टैक्स दे रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ऊपर आपको पॉपअप में दिख रही होगी। इनकी नजर में मुश्किल फैसले क्या होते हैं? इनकी नजर में मुश्किल फैसले ये होते हैं कि आटे के ऊपर टैक्स लगा दो, दूध के ऊपर टैक्स लगा दो, अंडे के ऊपर टैक्स लगा दो, ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा दो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो, बिजली के ऊपर टैक्स लगा दो। ओ भाई, टैक्स लगाना ये सॉल्यूशन तो नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। अगर आप मुश्किल फैसले ले रहे हैं, अगर आप मुश्किल फैसलों की बात करें, तो मुश्किल फैसले आप अपनी जात पर भी अप्लाई करें ना। मुझे इतना बताएं कि कौन सा मिनिस्टर है जिसने ये सादगी की जो मुहिम होती है वो चलाई थी कि उसके ऊपर उसने काम किया हो। एक मिनिस्टर, उसके साथ 4-4, 5-5 गाड़ियां जा रही होती हैं और हर गाड़ी 4,000 5,000 सीसी से कम नहीं होती। उसका फ्यूल कहां से आता है? आपके और मेरे पॉकेट से जाता है ना। तो फिर हम मुश्किल फैसले हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, अयाशियों में वो रह रहे हैं। आपको पता है, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक सिंपल, मैं किसी को, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे दोस्त ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बट मैं एक जनरली बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कल्चर जो एक साहब वाला और जो पर्ची वाला जो कल्चर है ना पाकिस्तान में, तो वो इस तरीके से चल रहा है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर भी, उसके साथ भी वो कहता है मुझे प्रोटोकॉल का आदी है। वो कहता है मेरे साथ 4 गार्ड्स खड़े हुए हों, मेरे साथ 2, एक गाड़ी पीछे चल रही हो, मतलब उसको लगता है कि यार मेरी इंसल्ट है अगर ऐसा ना हो। तो इस वजह से जो आम आवाम है ना, वो सफर कर रही है। सोचें, जिस मुल्क में, देखें, मेरी फिर वही मैं आपको कह रहा हूं, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में मरियम नवाज, जो जिसका कोई ओहदा ही नहीं है पब्लिकली, वो ट्विटर पे आपके मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहे कि जी प्लीज लुक इनटू दिस, और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बोले यस मैडम, और उसके बाद वो चीज रिवाइज हो जाए। देखें, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुल्कों के अंदर आती हैं, मुल्क डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, बट उनसे निकलना पड़ता है। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, उसके लिए कुछ काउंटर प्लान होता है। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस टाइम तक अभी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। अब आप, सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन सब सिचुएशन से इंसान को निकलना भी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुराद ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना, डिसीजंस में स्टेबिलिटी हो। अब होता यह है कि यहां पे किसी गवर्नमेंट चलती है, उसको निकाल के साइड करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा अपने मर्जी के बंदे लगाता है, अपनी मर्जी, सारी चीजें फारिग, मतलब एक डिसीजंस उस तरह चलते नहीं है, ठीक है, जिस तरह चलने चाहिए। पॉलिटिकल टर्मोइल में इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होती। तो एक और चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, वो ये है कि एक तो हमें इंडिया के साथ बैठ के पैक्ट साइन करने चाहिए, ट्रीटी साइन करनी चाहिए, और जो हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें हमें काफी हद तक वैक्यूम मिल जाएगा अगर हमारे पास पीस हो जाएगा ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो इसके ऊपर हमें कश्मीर के ऊपर बैठ के और बहुत सारे मल्टीपल चीजों पर बैठ के एक ट्रीटी साइन करनी चाहिए। एक सिविलाइज्ड नेबर की तरह उनको भी हमारे साथ रहना चाहिए, हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। ओपन बॉर्डर्स हो, ट्रेड हो, टूरिज्म हो, इकोनॉमिकली बूस्ट हो दोनों कंट्रीज, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। अभी बाजाहिर तो उनकी इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल है, लेकिन उनकी भी जो पॉवर्टी लाइन है वो भी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है और पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल है। बाकी अगर इस तरह ट्विटर पे फैसले करने हैं तो इस तरह तो फैसले नहीं होने। आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।